नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी में। मेरा नाम है अतुल जैन। अगर आप लोग 2025 में यूपीएससी की परीक्षा देने वाले हैं तो आप समझ सकते हैं कि आज क्या तारीख है, 24 मार्च आज है और 25 मई को हमारी प्रीलिम्स की परीक्षा है। यानी कि अब जो है ठीक 2 महीने रह गए हैं। एक आध दिन आगे पीछे आपका खराब भी होगा तो हम एक तरह से यह मान सकते हैं कि अब आपके पास इस परीक्षा में पूरे 60 दिन रह गए हैं। तो सवाल यह आता है कि अगर हम लोग अब तक ठीक ठाक पढ़ाई करते हुए आए हैं, देखिए अगर आपने अब तक ठीक ठाक पढ़ाई नहीं करी है तो भाई फिर तो मतलब ये सेशन में मैं आपको क्या ही बताऊंगा। अगर आपने अब तक ठीक ठाक पढ़ाई कुछ करी नहीं है तो फिर आप अब रहने दीजिए, अब कुछ नहीं हो सकता। अब 2 महीने बचे हैं। अब आखिरी 2 महीने में आपको अगर लगता है कि आप तैयारी कर सकते हैं सिविल सर्विसेज की तो मैं आपके आशावाद की तारीफ करता हूं, लेकिन इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हां, अगर आप लोगों ने किसी प्रकार से ठीक ठाक पढ़ाई करने की कोशिश करी है तो आज के इस सेशन को आप जरूर देखिएगा। अगले 20 मिनट में मेरे ख्याल से मैं आपको यह बताने की कोशिश करूंगा कि अगले 60 दिनों में आप ऐसा क्या करें कि आपका जो परफॉर्मेंस है वो हाई परफॉर्मेंस हो जाए। देखिए अब तक आप पढ़ते आए हैं, अपने अंदर ज्ञान को समावेशित करते आए हैं, लेकिन अब आपको उस ज्ञान को एक्सटर्नलाइज करना पड़ेगा। एक्सटर्नलाइज मतलब अब आपको उसे आउटपुट में कन्वर्ट करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब तक आप शक्ति का संचय करते आए हैं, अब आपको उस शक्ति को प्रदर्शित करने का भी अभ्यास करना पड़ेगा। तो अगले 20 मिनट में मैं आपको यह बताने वाला हूं कि भाई आप अब से लेकर आज से शुरू करके 25 मई को तो एग्जाम ही है तो हम मान के चलते, और 24 मई को कुछ नहीं पढ़ना है तो मैं मान के चलता हूं 23 मई तक आपको क्या करना चाहिए, ये चीजें मैं आपको अब जो है बताऊंगा। ठीक है, चर्चा शुरू करने के पहले आपको बता दूं, अगर आप सारा सिलेबस पढ़ चुके हैं लेकिन आपको एक डर समाया हुआ है, एक प्रकार की दहशत है आपके अंदर कि यार कुछ याद नहीं रह रहा है या ऐसा लग रहा है कि तैयारी में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो ये कोई नई बात नहीं है। उसके समाधान के लिए आपको चाहिए एक स्ट्रॉन्ग रिवीजन, जिसके लिए हमारा विजय 2025 बैच है। इससे आप जुड़ सकते हैं, ये आप जानते ही हैं। हमारा विजय 2025 बैच जो है इससे आप जुड़ सकते हैं। अतुल जैन कोड आपको लगाना है और उसके जरिए, उसके माध्यम से आप 3,999 रुपए में इस बैच को प्राप्त कर सकते हैं। 1 महीने में 30 दिनों के अंदर आपको सारे सिलेबस का रिवीजन एक बार ये करा देगा। लेकिन जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा, बिगिनर्स के लिए ये नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, ये खाली उन्हीं विद्यार्थियों के लिए है, उन्हीं हमारे दोस्तों के लिए है जो कुछ हद तक ठीक ठाक तैयारी कर चुके हैं और अब जो है जो रिवीजन की तरफ देख रहे हैं। अगर आपको शुरुआत से पढ़ना है तो भाई अब ये आपके लिए नहीं है। और साथ के साथ अगर आपको लगता है कि यार एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है, बाकी तो सब हो गया, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है, तो यार ये एक हमारा कोर्स है, इसको हम बोलते हैं 300 एमसीक्यू वाला हमारा प्रोग्राम है, एमसीक्यू 360। केवल 1,500 रुपए में मिल जाएगा, 1,500 रुपए में। यहां पर भी कोड वही है, अतुल जैन, ये आपको लगाना है। आप इससे भी जुड़ सकते हैं। तो भाई इन दोनों में से जो बैच आपको ठीक लगे तुरंत जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। चलिए साहब, अब एक बार यह जानने की कोशिश करते हैं कि अगर आप लोग अब तक पढ़ते आए हैं तो अब से आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। मैं एक बार फिर दोहरा दूं कि अब जो है, अब तक अगर आपने पढ़ाई नहीं करी है तो मैं आपसे आग्रह यह करूंगा कि अब तक आपको ऐसा लगता है कि यार मेरा तो 10% भी सिलेबस ठीक ठाक तरीके से नहीं हुआ है, तो मैं आपसे आग्रह यह करूंगा कि आप 2026 को कंसीडर कीजिए, 2025 के बारे में मत सोचिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं सिलेबस कर तो चुका हूं लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो वो नॉर्मल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने अगर एक बार भी पढ़ा ही नहीं है सिलेबस तो फिर 2025 आपके लिए अब नहीं है, अब क्योंकि 60 दिन रह गए हैं, अब जो है अब सच में देर हो गई। ठीक है, चलिए, तो अगर आप जो है अब से लेकर अगर आप पढ़ चुके हैं चीजें तो आपके लिए कुछ गोल्डन रूल्स, कुछ थंब रूल्स क्या हैं, अब से आपको क्या करना होगा। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि आप जो है इस समय अपने विषयों को इस तरह से कैटेगराइज कीजिए कि कौन से विषय आपके अच्छे विषय हैं, यानी कि वो कौन से विषय हैं जिनको आप एक तरह से ग्रीन फ्लैग दोगे कि यार ये तो मतलब मेरे को बढ़िया आता है। जैसे मान लो पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी मेरा अच्छा खासा है, मुझे इसमें कोई खास दिक्कत नहीं है, ये अच्छे विषय हैं। कौन से विषय आपके ऐसे हैं जिनको मैं कहता हूं कि जिनको आप एक ब्लू फ्लैग देते हैं कि यार ये मध्यम विषय हैं, कि आप इनमें औसत स्कोर करते आ रहे हो। और कौन से विषय ऐसे हैं जिनको आप रेड फ्लैग देते हो कि यार ये आपके खराब विषय हैं। सबसे पहले यार ये आत्मावलोकन, ये वाला कैटेगराइजेशन ये आपको करना पड़ेगा
मैं इसको हमेशा ग्रीन, ब्लू और रेड कैटेगरी मानता हूं। आप इसको जो भी चाहें, जिस भी चाहे नाम से बुला सकते हैं कि यार ऐसे कौन से विषय हैं जो आपके अच्छे विषय हैं, ऐसे कौन से विषय हैं जो आपके मध्यम विषय हैं, और ऐसे कौन से विषय हैं जो आपके खराब विषय हैं। अच्छे विषय आमतौर पे मैं उनको मानता हूं जिन विषयों में आप ये मानकर चलिए कि आप जो है 70% से ज्यादा सही कर रहे हैं। अगर आप कोई टेस्ट कर रहे हैं, कोई प्रश्न कर रहे हैं, तो आपका 70% से ज्यादा एक्यूरेसी उसमें आ रहा है। ठीक है, आप मतलब 100 सवाल कर रहे हो तो आपके 70 सही हो रहे हैं, अच्छा नंबर है। मतलब यूपीएससी में 100% एक्यूरेसी लगभग असंभव होती है, ना के बराबर बच्चों की आती है, कोई जरूरत भी नहीं है। 70% से ऊपर एक्यूरेसी मैं सही मानता हूं। अगर आप ये मानकर चलिए 50 से 70% प्रश्न आपको जहां आते हैं, वो आपका जो है, वो आपका मैं मानता हूं कि वो मध्यम विषय हो गया। और जिन विषयों में आपके आधे से कम प्रश्न सही हो रहे हैं, 50% से कम सही हो रहे हैं, वो विषय आपके खराब विषय माने जा सकते हैं। एक सिंपल सी कैटेगरी है, आप इसको थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन ये जो एक सामान्य सी प्रक्रिया ये होती है 70। इसको एक्चुअली यूपीएससी में क्योंकि कट ऑफ ज्यादा नहीं जाती, तो आप इसको 40 से 70 कर सकते हो और इसको 40% से कम कर सकते हो। ठीक है, ये जो आपका रैंकिंग है, इस आधार पे आप एक डिवीजन कर सकते हो। याद रखिएगा, ये डिवीजन इस आधार पे मत कीजिएगा कि कौन सा विषय मुझे आसान लगता है। यूपीएससी में बेटा थोड़ी सी अपनी तैयारी को डेटा ड्रिवन रखिए। ऐसे मत सोचिए कि यह विषय मुझे पढ़ने में, सोचने में सरल लगता है, लगने पे मत जाइए। यह देखिए कि कौन से विषय में आप जब प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हो तो आपको मुश्किलें आ रही हैं, कौन से विषय में प्रश्नों का अभ्यास करने में आपको मुश्किलें नहीं आ रही। जब आपने यह वर्गीकरण कर लिया तो आपको ध्यान यह रखना है कि अब जो बचे हुए दिन हैं, ठीक है, अब जो बचे हुए दिन हैं, इन दिनों में आपको क्या करना है। एक तो ये यहां इस कैटेगराइजेशन को करके रख लेते हैं, इसको हम बोलते हैं कैटेगरी ए, इसको बोलते हैं कैटेगरी बी, और इसको बोलते हैं कैटेगरी सी। ए बी सी, ये 3 कैटेगरी हो गई। इसका हम अभी थोड़ी देर बाद यूज करेंगे, आपको मैं आगे जब बताऊंगा तब हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, अभी इसको बस कैटेगराइजेशन करना है और उसके बाद इसको एक साइड में रख देना है। ठीक है, अब दूसरी चीज, भाई देखो, आप में से जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल हैं, जो लोग कहीं नौकरियां करते हैं, जो लोग कहीं भाई दिन में मान लीजिए 8 घंटे 10 घंटे कहीं पर जो है नौकरी करते हैं, बाहर रहते हैं, दिन में 4-5 घंटे ही दे पाते हैं पढ़ाई के लिए, बेटा अब वो समय आ गया है कि आप जो है अपना समय बढ़ाएं। अब वो समय आ गया है। मैं हमेशा कहता हूं कि वर्किंग प्रोफेशनल जो हैं वो आमतौर पर तैयारी कर सकते हैं, लेकिन ये वाला समय जो है, इस समय अगर आप लीव विदाउट पे भी ले सकते हो तो ले लो। मतलब इस समय आपको अब जो है अपना समय तो बढ़ाना ही पड़ेगा, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर अब समय नहीं बढ़ाओगे तो कब बढ़ाओगे? अब जो है आपको आपका समय बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप फुल टाइम एस्पिरेंट नहीं हो तो चाहे आप छुट्टी ले लो, ठीक है भाई, आपको जो करना है आपको छुट्टी ले लो। आपको अगर घर परिवार की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं तो आप घर परिवार का काम किसी को डेलीगेट करो। आमतौर पे मैं देखता हूं महिला विद्यार्थी जो होती हैं उनको ये लगता है कि यार घर परिवार का बहुत सारा काम है, तो भाई आप इस 1-2 महीने के लिए कम से कम घर परिवार का काम जो है किसी अन्य परिवारजन को दें, बाहर से कोई हेल्प रखें। लेकिन आप मतलब घर परिवार वालों से बात करें कि यार ये 2 महीने अब क्रिटिकल हैं, अब अगर मैंने टाइम नहीं दिया तो जो तैयारी मैं साल भर से करता आ रहा हूं, करती आ रही हूं, वो सब व्यर्थ हो जाएगी। अब आपको अपना टाइम जो आप लगा रहे हैं वो बढ़ाना पड़ेगा। अब ये 4-5 घंटे वाला टाइम चला गया, 6 घंटे वाला टाइम चला गया। अब से आपको 10 से 12 घंटे रोज निकालने पड़ेंगे पढ़ने के लिए, अगर आपको जो है 2025 के प्रीलिम्स में सफल होने की संभावना चाहिए। ये याद रखिएगा। तो भाई छुट्टी ले लो, आप जो है घर का काम जो है वो डेलीगेट कर दो, काम किसी अन्य व्यक्ति को दे दीजिए। वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए मैंने एक बार पहले टिप दिया था कि आप लोग अपनी छुट्टियां बचाओ, है ना। हर नौकरी में क्या होता है, आपको हर महीने कुछ छुट्टियां अलॉट होती हैं। वर्किंग प्रोफेशनल्स को मैं हमेशा टिप देता आया हूं कि अपनी छुट्टियां बचाकर रखो, सही समय पर इस्तेमाल करो। हर कोई करता है, हम सब करते हैं कि यार अपनी छुट्टियां बचाकर रखते हैं कि भाई कभी किसी छुट्टी पर जाना हो या कोई इंपॉर्टेंट काम आ गया, घर पे कोई बीमार हो गया, उस समय वो काम आती हैं। तो बेटा ये आपका वो समय है कि आपने अगर साल भर से अपनी छुट्टियां बचाई हैं तो इस समय आप अपनी छुट्टी एग्जॉस्ट कर लो। अगर आपको यह कहा जा रहा है कि भाई इतनी छुट्टी लोगे तो तनख्वाह कटेगी, कटने दो, कोई बात नहीं, आप लीव विदाउट पे ले लो भले ही, लेकिन इस समय आपको यह समय निकालना ही पड़ेगा, अब इसका विकल्प नहीं है। ठीक है,
तो भाई मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लो, आपको पता है भारत में सारे काम आसानी से हो जाते हैं, तो आप जो है सरलता से मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के दे दो कि जी मैं बीमार हूं, मैं नहीं आ सकता वो ऑफिस वगैरह, लेकिन ये काम तो आपको अब करना पड़ेगा। तो आपको अब जो है अपना समय बढ़ाना पड़ेगा। तो आज से, चलिए आज का दिन तो अब निकल जाएगा, कल से मैं ये चाहता हूं कि जो भी 2025 का सीरियस एस्पिरेंट है, आपको रोजाना रोजाना कम से कम एक क्वेश्चन पेपर करना है। आपको एक क्वेश्चन पेपर, कोई सा भी एक, ये आपका पिछले किसी वर्ष का पेपर हो सकता है, ये आपका मान लीजिए ये आपका पिछले किसी वर्ष का पेपर हो सकता है, या फिर ये आपका मान लीजिए अभी का किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट हो सकता है। भाई हिंदुस्तान में इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, वो इतने सारे मॉक टेस्ट कराते हैं, आपको वो सबके सब मिल सकते हैं। अनअकैडमी पर भी आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट जो हैं, हमारी ऐप पर आप जाएंगे आपको फ्री में मिल जाएंगे। आप किसी भी दुकान पे चले जाइए, वहां पर आपको बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेस्ट पेपर्स के प्रिंट आउट मिल जाएंगे या नहीं मिल जाएंगे। बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत ही माइनर फीस लेकर अपनी टेस्ट सीरीज चलाती हैं, तो आप भाई वो टेस्ट सीरीज चाहिए तो ज्वाइन कर लीजिए, वरना उनके पेपर खरीद लाइए। पिछले 10-15 साल के पेपर आपको यूपीएससी की वेबसाइट पे मिल जाएंगे डाउनलोड करने के लिए, कहीं से खरीदने की जरूरत ही नहीं है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन आज से आपको करना यह है बेटा, मतलब ये आपकी मेन तैयारी है, ये याद रखो। ऐसा मत सोचना कि पढ़ लेंगे, टाइम मिल गया तो ये करना है, ये बेटा मुख्य तैयारी है। आज से याद ये रखिए कि ये आपकी मुख्य तैयारी है। ये मुख्य तैयारी कैसे है कि आपको रोजाना एक क्वेश्चन पेपर करना ही करना है। और आपके बचे हैं दिन, कितने बचे हैं? 60 दिन है। 60 दिन में से आपको 40 दिन जो है वो जीएस के पेपर करने हैं और 20 दिन सीसैट के पेपर करने हैं। ये मतलब ऐसे करो, जीएस जीएस सीसैट, जीएस जीएस सीसैट, ये एक पैटर्न बना लो, एक फ्लो बना लो। आज जीएस का, कल जीएस का, परसों सीसैट का, ठीक है। फिर 2 दिन फिर जीएस का पेपर, जीएस का पेपर, फिर सीसैट का पेपर। मतलब ये जो पैटर्न है ये आपका आज से शुरू होकर 23 मई तक चलना चाहिए। इसमें कोई ब्रेक, कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। जीएस जीएस सीसैट, जीएस जीएस सीसैट, ये आपको करते ही जाना है। इसमें कोई अड़चन, कोई व्यवधान, कोई रुकावट किसी भी कीमत पे नहीं आनी चाहिए। एक पेपर तकरीबन 2 घंटे का होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। 2 घंटे का पेपर दीजिए और बेटा ये पेपर गंभीरता के साथ देना है। इस पेपर के बीच में ऐसा नहीं कि घर वालों ने आवाज लगा दी तो उठ के चले गए, दोस्त का फोन आ गया तो उससे बात करने लगे। आप फोन बाहर रख दीजिए, दरवाजा बंद कर लीजिए, घर वालों को, परिवार वालों को, रूममेट्स को बता दीजिए कि यार मेरा टेस्ट है, इस दौरान मेरे को दखल ना दिया जाए। प्रयास ये करें आप कि पूरी तरह से एग्जामिनेशन कंडीशन बनाकर ही ये पेपर दें। प्रयास नहीं मतलब 100%। अगर आप ऐसे कैजुअल, देखो क्या होता है ना, आप अगर कैजुअली अपना पेपर दोगे तो यार वो फिर कैजुअली रह जाएगी ना तैयारी। देखिए इस बात को समझिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक क्रिकेटर है, मैं आमतौर पर क्रिकेट बहुत देखता हूं तो क्रिकेट के एग्जांपल्स मैं बड़ा एंजॉय करता हूं। तो यार एक क्रिकेटर है रिंकू सिंह, आप लोगों ने शायद आईपीएल में कई बार उनकी पारियां देखी होंगी। तो क्या होता है, वो कई बार उनको ना बैटिंग का मौका एकदम आखिर में मिलता है कि भाई 1 ओवर बचा है, 20 रन बनाने हैं, इस तरह का मौका मिलता है। तो एक बार मैं रिंकू सिंह का इंटरव्यू देख रहा था और उनसे भाई ये चल रहा था चर्चा कि आप कैसे, मतलब आते ही तुरंत मारना होता है आपको, तो सेट होने का टाइम तो मिलता नहीं, आप आते हो आके तुरंत ही मारते हो। आके तुरंत ही मारना, 1 ओवर में 18 रन चाहिए तो आदमी क्या करेगा, या आखिरी ओवर बैटिंग मिला है तो ज्यादा से ज्यादा रन बनाने हैं। तो रिंकू सिंह ने यह कहा कि जब मैं नेट्स में प्रैक्टिस करता हूं तो मैं कोच को बोलता हूं कि मुझे टारगेट दो। आप बात समझ गए कि नहीं? कोई टारगेट होता नहीं, वो तो नेट प्रैक्टिस है। नेट प्रैक्टिस में वो आराम से भी शॉट खेलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि मैं सिनारियो बनवाता हूं अपने लिए। कोच मेरे को बोलता है कि ये सिनारियो है कि भाई 1 ओवर है, 19 रन चाहिए, चलो अब कैसे खेलोगे। तो आप समझ रहे हो कि नहीं, जो सिनारियो मैच का होता है, जो परिस्थिति मैच की होती है, वही उत्पन्न करी जाती है ताकि उस तरीके से व्यक्ति खेलने की प्रैक्टिस कर पाए। बेटा जो चीज वहां लागू होती है वो यहां भी लागू होती है। तो आपको मैच सिनेरियो बनाना पड़ेगा। तो बेटा ये 2 घंटे आपको निर्बाध रूप से तैयारी करनी पड़ेगी और उसके बाद जो प्रश्न आपसे नहीं हुए, अगला 1 घंटा आप जल्दी से उनके समाधान पढ़ने में लगाइए। यानी कि दिन के 3 घंटे आपके आज से रोजाना इस काम में जाने ही चाहिए। यह आपकी मेन तैयारी है आज से, यह याद रखिएगा, यह आज से आपकी मेन तैयारी है।
तो मान लीजिए आप रोज के 10 घंटे दे रहे हैं, तो आपके 3 घंटे यहां पर खत्म हो रहे हैं। आप विश्वास कीजिए, जब आप प्रीलिम्स देने जाएंगे ना, आपको ऐसा लग रहा है क्या सर 30% टाइम इस काम में लगा दूं, लेकिन बेटा आप नोटिस करेंगे ये 30% टाइम जो है ये बेटा आपको 300% फायदा देगा। ये मेन तैयारी है अब, क्योंकि क्या होगा ना, आप क्वेश्चन जब करोगे तो आपको 85 तरह की ऐसी गलतियों का, ऐसे ट्रिक्स का, जो आप टीचरों से पूछते हो सर ट्रिक बता दो, टीचर की बताई ट्रिक बेटा कभी यार, मैं भी आपको लूंगा एक आध सेशन आपके साथ कि ये ट्रिक्स हैं वो ट्रिक्स हैं, पर विश्वास करो मेरी बताई ट्रिक्स काम नहीं आएंगी। जो ट्रिक आपने खुद क्वेश्चन सॉल्व करते हुए एक बार लगा दी, वो आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। मेरी बताई ट्रिक आपको पता ही नहीं चलेगा कि यहां पर यूज हो सकती है कि नहीं हो सकती। आपकी अपनी इजाद की हुई जो ट्रिक है वो आप ताउम्र नहीं भूलोगे। और अगर आपने आने वाले दिनों में 40 पेपर जीएस के कर लिए, यानी कि 4000 क्वेश्चन आपने जीएस के कर लिए, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं इन 4000 क्वेश्चंस में जितनी ट्रिक्स पॉसिबल है आप सारी लगा दोगे। इन 4000 क्वेश्चंस में से कम 5 से 10 तो मिलते जुलते क्वेश्चंस आ जाएंगे। 4000 सवाल करो तो सही, हम लोग ये कहते रहते हैं अरे कैसे होगा कैसे होगा, करो तो सही। 4000 सवाल करके जाओगे, कम से कम 5 से 10 तो मिलते जुलते क्वेश्चंस आ जाएंगे उसमें से। आपको इस बात को भी समझिए, जो आपका पढ़ा होगा, जो आपने कहीं देखा होगा इन क्वेश्चन में, वो आ जाएगा यूपीएससी में इस बार भी। 50 ही तो सवाल करने होते हैं, 5 से 10 सवाल आपको यहां से मिल गए तो फायदा है कि नहीं है। ऐसे ही सीसैट में 20 पेपर करके जाओगे, 1600 सवाल करके जाओगे, ऐसा कोई सवाल का टाइप नहीं बचेगा जो आपने ना किया हो। कोई दिक्कत सीसैट में आपको नहीं होगी, लेकिन ये करना पड़ेगा। ये नहीं करोगे फिर तो यार वो तो फिर उसका तो कोई इलाज नहीं है। ना करने का तो देखो कोई इलाज नहीं है दुनिया में, करोगे तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका पहला भाग। अब आते हैं बचे हुए 7 घंटे में हमको क्या करना है। बेटा बचे हुए 7 घंटे में आपको क्या करना है, आपको अपने जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उन पर आपको फोकस करना है। ठीक है, तो आपको अपने समय को बांटना है 3 भागों में। ठीक है, आपके सब्जेक्ट, आपका भाग 1, आपके जो टाइम का पहला भाग है, यह पहला भाग निश्चित तौर पर जाना चाहिए आपका, एक जाना चाहिए आपका रिवीजन ऑफ द जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, जो आपका क्या बोलते हैं मजबूत विषय जो आपका है उसका रिवीजन। क्योंकि याद रखिए, मजबूत विषय का ये नहीं कि उसको ना पढ़ें और उसे कमजोर कर दें, ऐसा नहीं करना है। लेकिन हाँ, मजबूत विषय को हम थोड़ा कम टाइम दे सकते हैं। मजबूत विषय प्लस करंट अफेयर्स। बेटा करंट अफेयर्स मैं आग्रह आपसे यह करूंगा, अगर आपके पास समय है, कि आप जनवरी 2024 से करंट अफेयर्स करें। जनवरी 2024 से शुरू करें और आप अपने पहले भाग में करीब 2 घंटे रोज का समय जो है वो अपना जो एक मजबूत विषय है, जो हमारा भाग ए था, जो हमारा सब्जेक्ट कोड ए था, कोई सा भी एक सब्जेक्ट जो आप ले सकते हैं, सब्जेक्ट कोड ए के साथ हम करंट अफेयर्स को मिलाकर पढ़ें। हम करंट अफेयर्स को भी, ये 2 घंटे में 1 घंटा मेन सब्जेक्ट, 1 घंटा करंट अफेयर्स, पर ये हमें रोज करना है। करंट अफेयर्स को अब से हमें रोज करते जाना है। हमको धीरे 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 धीरे, जैसे आपके पास 60 दिन है तो आप 60 दिन करंट अफेयर्स करने वाले हो, आपको करीब 14 महीने का करंट अफेयर्स करना है। तो आप करीब करीब ये कर सकते हो, साप्ताहिक करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो। जैसे आप जनवरी 2024 के पहले सप्ताह का इस बार आज कर लो, जनवरी 2024 के दूसरे सप्ताह का कल कर लो, तीसरे सप्ताह का परसों कर लो। ये सारी चीजें आपको एक एक सप्ताह के करती जानी पड़ेंगी। ठीक है, ये आपका हो गया पहला भाग। आपके टाइम का जो दूसरा भाग है यह आपका होना चाहिए तकरीबन कितना, यह आपका होना चाहिए तकरीबन 3 घंटे का। और बेटा आपको कम से कम पहले 1 महीने यह आपको देना है सब्जेक्ट कोड सी पर, आपके कमजोर विषय पर, जो विषय आपका कमजोर है। अच्छा, यह याद रखिएगा, कमजोर विषय से मेरा मतलब वो विषय नहीं है जो आपने आज तक छुआ ही नहीं है। जो विषय आपने आज तक छुआ ही नहीं है, अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो उसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन जिस जो पढ़ा है लेकिन बहुत कम आता है, आप 2.5 से 3 घंटे, 2.5 से 3 घंटे आप जो है इसको जरूर दीजिए। ये केवल इसको आप पढ़िए, ये आपका कैटेगरी सी है, इसको आप पढ़िए, इसको आप जो है अच्छे से इसके बेसिक्स पढ़िए। याद रखिए, कमजोर विषय का बेटा मैं इसमें आपको ज्यादा टाइम देने को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यार मतलब इसको समझिए कि किसी भी विषय में आधे के आसपास सवाल आसान आते हैं। जैसे इकोनॉमिक्स है, आमतौर पे इकोनॉमिक्स बहुत सारे बच्चों का कमजोर विषय होता है। तो इकोनॉमिक्स में मान लो 15 सवाल अगर आते हैं तो 1-2 सवाल तो ऐसे होते हैं जो टीचरों से भी नहीं होते, तो यार वो 1-2 सवाल तो त्याग देते हैं, वो छोड़ देते हैं। 13 सवाल मान लेते हैं हम इफेक्टिवली है।
बेटा 13 में से 6 से 7 सवाल ऐसे हैं जो बहुत बेसिक होते हैं, बचे हुए 6 से 7 सवाल कठिन होते हैं। तो अगर आपने 1 महीना कमजोर विषय को इतना समय भी दे दिया, तो मैं चाहता भी नहीं कि मेरी अपेक्षा भी नहीं है कि आप उसमें सारे 13 सवाल करके आ जाओगे या 12 सवाल करके आ जाओगे, तो मैं मानता हूं कि आप नहीं कर पाओगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अगर इतना भी पढ़ लोगे अब से जो है, तो आप आराम से उसमें से जो आसान वाले सवाल हैं वो पिक कर लोगे। मतलब जब मैं तैयारी करता था तो मैं ये अप्रोच लगाता था एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री में। यार एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री मेरी बड़ी कमजोर थी, मेरे को मॉडर्न हिस्ट्री बहुत अच्छे से आती थी, एंशिएंट मेडिवल मेरे एकदम सर के ऊपर से निकल जाती थी। मतलब मैं बहुत ही कमजोर था उनमें, और मैं यही करता था कि यार मेरे को नहीं याद होगा, यार मैं बड़ा कमजोर था। मैंने अलग अलग कोचिंग संस्थानों से मदद लेने की कोशिश करी, कोई नहीं सिखा पाया मेरे को। मैं अभी भी मानता हूं कि जो मैं दाद देता हूं टीचर्स की जो विषय पढ़ा लेते हैं, यार मेरे को नहीं आता। तो मैं यही करता था। आखिरी दिनों में मैं क्या करता था भाई, उसकी एनसीईआरटीज हो गए, बेसिक नोट्स हो गए, जो मैंने खुद ने नोट्स बनाए, ऐसा नहीं कि पढ़ा नहीं था, नोट्स बनाए थे, उनको ही मैं पढ़ता रहता था। आइडिया ये था कि यार मान लो उनमें दोनों से मिला के 6 सवाल आए तो मेरे 3 तो हो जाएंगे। चलो 3 तो आसान है, 3 मुश्किल है वो नहीं होंगे, पर 0 से तो बेहतर ही है ना, नहीं पढ़ूंगा तो एकदम ही 0 हो जाएगा। तो वो 3 सवाल पिक करने बड़े आसान हैं। जो पहले 3 सवाल हैं उनको, जो आसान 3 सवाल हैं उनको तो पिक करना बहुत सरल है। तो ये आपको करना होगा। तो आपका कितना हो गया, करीब करीब 5 घंटे हो गए। तो जो आपका भाग 3 है वो आपका बचा कितना, करीब 2 घंटे का। उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको आपका मध्यम विषय करना है। मध्यम विषय में आपको याद रखिएगा पढ़ाई और प्रैक्टिस दोनों करनी है, ताकि आपका इसमें स्ट्राइक रेट बेहतर हो जाए। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जब आप अपना अच्छा ये क्लियर हो गया, ये आपके टाइम का डिवीजन हो गया। तो एक टेस्ट आपको रोज देना है, रोज मतलब एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए। यह आपकी पढ़ाई का स्प्लिट होना चाहिए। जैसे जैसे आपको लगता है कि मध्यम विषय अब मजबूत हो गया है, उसको यहां शिफ्ट कर दीजिए। जैसे जैसे लगता है कमजोर विषय मध्यम हो गया है, उसको यहां शिफ्ट कर दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, ये सब एडजस्टमेंट्स आप करते रह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। इस समय कोई बहुत ज्यादा नई किताबें मत खरीदिए। कुछ चीजें जो बिल्कुल नहीं करनी है वो है नई किताब। मतलब यार इस समय अगर आपने नई किताब खरीद ली है तो आप मतलब अपने फेल होने की किताब लिख रहे हो। नई किताब नहीं खरीदनी है, आपको कोई नई बहुत अलग रणनीति नहीं बनानी है। ये सब एकदम नोनो है, बिल्कुल स्ट्रिक्ट नोनो है। आपको जो है इस समय कोई नई किताब नहीं खरीदनी है, कोई नई रणनीति नहीं बनानी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई आपको मतलब ये मान लीजिए कोई विषय आपने पढ़ा ही नहीं है, तो मैं आग्रह ये करूंगा नया विषय जो है उसको भी ज्यादा आप इस समय ध्यान ना दें। इस समय नया विषय इत्यादि भी शुरू ना करें। आप ध्यान ये दें जो कुछ मेन जो आपके विषय होते हैं, जो इतिहास, हाँ ये याद रखिएगा आपका इतिहास हो गया, जो आपका एक तो बिग 4 जिन्हें कहा जाता है, इतिहास, भूगोल, राजव्यवस्था और आपका अर्थशास्त्र। आजकल मैं इनमें खाली इतने पर नहीं रुकता, मैं अब मैं इनमें पर्यावरण भी शामिल करता हूं। और बिग 5 अब मैं कहता हूं यूपीएससी में। यार ये बिग 5 पढ़ना लेकिन जरूरी है। ये बिग 5 अगर आप करके जाएंगे तो इनमें से आपको सवाल मिलेंगे ही मिलेंगे। करंट अफेयर्स तो ऑब्वियसली आपको साथ में रखना ही है, उसका कोई विकल्प इस समय नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस समय जिन कुछ चीजों का आपको और ध्यान रखना है, वो कुछ और चीजें क्या हैं जिनका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, वो क्या है भाई, कि एक तो आपको अपना एक रूटीन बनाकर रखना है। इस समय छुट्टी मत लीजिए, मतलब इस समय जो है आपकी नियमितता बहुत आवश्यक है। मतलब नियमितता, अगर अभी भी नियमितता नहीं है तो कैसे होगा, आपकी नियमितता एकदम अनिवार्य है। ठीक है, मैं आपसे आग्रह यह करूंगा कि इस समय आप हर प्रकार का सोशल मीडिया जो है वो अपने फोन से बेटा अनइंस्टॉल कर दो। मतलब मैं देखो और कोई इलाज नहीं है, अनइंस्टॉल कर दो। बहुत सीधी सीधी बात है। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मैं रख लेता हूं इंस्टाग्राम या ट्विटर या फेसबुक अपने फोन पे पर कम देखूंगा, तो यार मतलब नहीं कर पाओगे आप, है ना। बहुत सीधी सीधी बात है, देखो नहीं कर पाओगे। देखो जब मैं तैयारी करता था तो एक उस टाइम तो ऐसा एडटेक या ऑनलाइन शिक्षा होती नहीं थी, तो हमारे एक टीचर हुआ करते थे, मैं नाम नहीं लूंगा इनका क्योंकि आज भी एक कोचिंग में पढ़ाते हैं। तो भाई उनसे मेरा एक मित्र पूछने गया कि सर मैं लैपटॉप ले आऊं क्या। उस टाइम लैपटॉप पे ऐसा पढ़ाई वढ़ाई कुछ ऐसा, जैसा आजकल तो आप लोग लैपटॉप पे पढ़ते हो, यूट्यूब वगैरह में देखते हो, हमारे टाइम में ऐसा कुछ था नहीं। तो हमारे शिक्षक ने यह कहा कि देखो अगर तुम में गौतम बुद्ध जितना संयम है तब तो तुम ले आओ।
पर अगर तुम गौतम बुद्ध नहीं हो तो मेरी सलाह यह है कि मत लेके आओ, उसके बिना तुम्हारी पढ़ाई अच्छे से हो जाएगी। वही बात मैं आपसे कहता हूं, अगर आपको लगता है कि भैया आप एकदम ही भगवान बुद्ध जैसे हो कि यार आप जो है फोन पे इंस्टाग्राम रहेगा, है ना, दोस्तों के व्हाट्सएप मैसेज आ रहे होंगे और आप उनका रिप्लाई नहीं करोगे सुबह से शाम तक, तो आप कर लो यार ये सब, लेकिन वो हो नहीं पाता, प्रैक्टिकल नहीं है। आप एक दिन अपने आप पे संयम रख के ये सब नहीं करोगे, अगले दिन फिर खोल लोगे। तो मेरी सलाह तो ये है कि अब से देखो बेटा, 2 महीने की बात है, जिंदगी बना देगी बिगाड़ देगी। 2 महीने के लिए सारा सोशल मीडिया अनइंस्टॉल कर दो, ये सब छोड़ दो बेकार की बातें। इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, संभव हो अगर ज्यादा काम करना हो तो व्हाट्सएप भी बंद कर दो। इस समय व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन ऑफ करने का, म्यूट करने का विकल्प आता है। दोस्तों के यहां वहां के जो ग्रुप बने होते हैं ना, जिसपे दोस्त लोग गपशप कर रहे होते हैं, मेरे भी ऐसे बहुत सारे ग्रुप हैं, उन सारे ग्रुप्स को म्यूट कर दो आप अभी, कि यार मुझे नहीं देखना, मैं भाई रात को ही देखूंगा एक बार सोने के पहले। यह प्रक्रिया आप अपनी बनाकर रखो। इस समय पढ़ाई की ज्यादा चर्चा ना करो, यह एक बड़ी समस्या होती है। मतलब क्या होता है कि आपने आज क्या पढ़ लिया, ये वाला क्वेश्चन हुआ क्या, इस वाले क्वेश्चन में कैसे सोचना है, क्या विकल्प था, ये विकल्प क्यों गलत था, ये सारी चर्चाएं अपने मित्रों से ना करो। इसमें क्या होता है, आपको तनाव होता है। मैं खुद इस तनाव से कई बार गुजरा हूं। जब मैं बिगिनर था यूपीएससी की तैयारी में, फिर मेरे को ये बात समझ में आई कि यार ये तनाव जो है ये बड़ा खराब है। मैं एक्चुअली सच्ची बात बता रहा हूं, मैं जब तैयारी करता था, पहली बार नया नया आया था, आईआईटी के साथ मैंने तैयारी शुरू करी थी, तो भाई मैं प्री था मेरा उसके जस्ट बाद। तो यार मैं आया दिल्ली में क्रैश कोर्स करने के लिए, तो यार वहां पर एक मेरा सीनियर था आईआईटी का, वो 2-3 साल से तैयारी कर रहा था। तो कल को प्रीलिम्स है, उसने आज रात को मेरे को फोन किया और अरे तूने ये पढ़ लिया क्या। उस टाइम मुझे याद है एक वैकल्पिक विषय का भी पेपर आता था इसमें जीएस में, उसने मुझसे ऑप्शनल के बहुत सारे क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए और यार मेरे को एक भी नहीं आता था कि ये है क्या, ये है क्या, अच्छा ये कैसे पढ़ता है, ये वाला पढ़ लिया, ये बता। तो मेरे से एक भी नहीं आ रहा, मैं तनाव में आ गया एकदम कि यार ये क्या है। तो मेरा एक और मित्र हुआ करता था, मैंने रात को घबरा के उसको फोन किया, मैंने कहा यार मेरे को तो कुछ नहीं आता। यार वो दोस्त मेरा इतना अच्छा था, वो रात को माजा की एक बोतल लेकर और एक चिप्स का पैकेट लेके मेरे रूम पर आया और उसने मेरे को समझाया बुझाया कि यार ये सब चर्चा वर्चा नहीं करनी होती है। उसने बताया कि यार यूपीएससी में सब अपना अपना पढ़ते हैं, ऐसे चर्चा करेगा तो एकदम दिमाग का संतुलन खो बैठेगा। तो ये चर्चाएं वगैरह अब मत करो, अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, अपना टारगेट बनाओ, अपना लक्ष्य बनाओ और उसके हिसाब से काम करो। इस समय बेटा गर्मी बहुत है, भारत के बहुत सारे हिस्सों में बहुत गर्मी है, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। बहुत मामूली सी सलाह लगती है, लेकिन बेटा आपकी पूरी तैयारी को ये सलाह, ये माफ कीजिएगा, अगर आपका स्वास्थ्य आपने ठीक नहीं रखा, आपकी पूरी तैयारी को ये बर्बाद कर सकती है। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, ये बहुत आवश्यक है। गर्मी बहुत ज्यादा है, अभी जितनी है उससे और ज्यादा गर्मी होने वाली है। तो भाई खाना पीना हल्का करें, जो आपके जितना हो सकता है आप लिक्विड डाइट पर जाएं, है ना, अपने हेल्थ का ख्याल रखें। थोड़ा सा, मुझे पता है उतना एक्सरसाइज का कल्चर हमारे यहाँ है नहीं, लेकिन अगर कर सकते हैं तो थोड़ा सा योगा, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग, थोड़ा सा प्राणायाम, थोड़ा सा सूर्य नमस्कार, है ना, ये सारी चीजें अगर कर सकते हैं। वॉक पर जाइए, वॉक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है यार। मैं तो फैन हूं वॉक का। मतलब आपको दिमागी तौर पर जितनी स्पष्टता एक वॉक के बाद मिलती है, बिना म्यूजिक के, मैं ऐसा नहीं गाने सुन रहे हैं हम ना उस पर, ये सब नहीं, हनी सिंह के गाने चल रहे हैं, ये सब नहीं, बिना म्यूजिक के आराम से अकेले निकल जाओ। और कोई टारगेट नहीं है कि तेज चलना ही चलना है, आराम से टहलो, जिसको हमारी भाषा में टहलना कहते थे, कि शाम को टहल के आ जाओ, जब मौसम थोड़ा ठंडा हो जाए तो टहल के आ जाओ। तो ये जो टहलना होता है बेटा, उससे दिमाग को भी एक संतुलित, एक जो है संतुलन मिलता है, दिमाग को भी आराम मिलता है, आपके शरीर को भी एक स्वास्थ्य मिलता है। तो ये सारी चीजें आपको इस समय करनी चाहिए। किसी भी तरीके से आपको इस समय दबाव या तनाव में नहीं आना चाहिए। इस समय आपको बेहद ज्यादा स्वार्थी बनना पड़ेगा। देखिए मैं आपको बता देता हूं, इस समय यार अगर कोई आपका दोस्त कहता है कि यार मेरे को अभी तेरी जरूरत है, 1 हफ्ते के लिए मैं तेरे घर पे आ रहा हूं, है ना, या कोई कहता है कि यार अभी जो है तू 1 हफ्ते के लिए मेरे पास आ जा, मेरी मदद कर दे, यार इस समय उसको मना कर दो। मतलब मुझे पता है कि हम लोग बड़े आमतौर पे बड़े मददगार लोग हैं और अच्छी बात भी है, अपने मित्रों की, अपने साथियों सहयोगियों की मदद करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेटा थोड़ा अपने बारे में भी सोचना चाहिए, है ना। ये वो टाइम नहीं है, ये वो समय नहीं है जीवन का। एक बार आपका प्री हो जाए, मैं आपको 1 हफ्ते की छुट्टी दूंगा, 1 हफ्ते आपको जिसकी जो मदद करनी है करो। अगर आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आपको बुलाता है या मिलने की बात करता है, इस 1-2 महीने के लिए आप मना कर दो कि यार अब जो है इस समय सही टाइम नहीं है। दोस्त बोलते हैं, परिवार वाले ये कहते हैं कि चलो उसके लड़के की शादी है, यहां जाना है, वहां जाना है, इस समय आप मना करना शुरू कर दो कि यार अब जो है, अब 2 महीने मेरे पास वक्त नहीं है, इस समय मैं नहीं जा पाऊंगा।
तो इस समय जो है आपको इस नीति का ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कैटेगरी ए बी सी आपको बनानी है और रोजाना का एक टेस्ट पेपर करना ही करना है। आपकी मेन तैयारी क्या है, रोजाना का एक टेस्ट पेपर। सेकेंडरी तैयारी क्या है, जो आपको मैंने 7 घंटे का एबीसी वाला बताया। इसको उल्टा मत समझ लीजिएगा कि मेन पढ़ाई तो ये है वो सेकेंडरी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेन पढ़ाई रोजाना का एक टेस्ट पेपर है, ये आपको करते ही रहना है। अगर कोई आपको कभी भी कोई स्पेसिफिक तरह की दिक्कत आ रही है, कोई समस्या आ रही है, तो हमारी पूरी टीम, मैं खुद आपके लिए हमेशा उपलब्ध हूं। आप हमेशा मुझे ईमेल कर सकते हैं, मेरे को संदेश भेज सकते हैं। मैं जितना मेरे लिए संभव होगा उतना मैं प्रयास करूंगा कि आपकी मदद कर पाऊं किसी ना किसी तरीके से। आपकी सफलता हमारा लक्ष्य है। हम लोग आपको पढ़ाने के लिए ही, आपकी सहायता करने के लिए ही यहां पर आए हैं। आपको अपनी तैयारी का ध्यान रखना होगा, यही आपके पास इकलौता विकल्प है। ठीक है, चलिए जाते जाते आपको एक बार फिर से बता दूं कि भाई अगर आपको इस तैयारी में अनअकैडमी के कार्यक्रमों की सहायता चाहिए तो भाई 1499 में आपको क्या मिल जाएगा, 300 एमसीक्यू पर सब्जेक्ट का सॉल्यूशन की क्लासेस मिल जाएंगी। अतुल जैन कोड आप अगर लगाओगे, एमसीक्यू 360 इस प्रोग्राम का नाम है, आप इससे जुड़ सकते हैं। और अगर आपको मान लीजिए विजय 2025 बैच चाहिए, जिसमें आपका 2025 के लिए एक सॉलिड रिवीजन आपको हर चीज का दे दिया जाएगा, तो अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो इससे भी आप अतुल जैन कोड लगाकर जुड़ सकते हैं और यह बैच आपको मिल सकता है 3,999 रुपए में। ठीक है, चलिए भाई, तो अभी के लिए इतना ही। आप सभी को आने वाले प्रीलिम्स के लिए और उससे ज्यादा प्रीलिम्स की तैयारी की इस प्रक्रिया के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे को उम्मीद है कि आप लोग सब बहुत अच्छा करोगे और अपनी जो तैयारी है उसको आप एक बार अच्छे से प्रदर्शित करके आ पाओगे। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।